एक घंटे में पैसा कमाने वाला ऑप्शन दुनिया गुना पहले कमा लेता है। अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। मोटिवेशनल चूरन नीचे भी चल रहा था, आप भी यहाँ पे आके करें। लोकल ई कॉमर्स के मादरत के साथ इतने दुखड़े सुनाऊंगा कि दिल ही खराब हो जाएगा। एक घंटे में कुछ रियल बताएं। एक घंटे में आप सिर्फ एक काम करके कमा सकते हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता। लेकिन जो काम मैं बताऊंगा उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, पेशेंस। फिर आप कहेंगे जी वही मोटिवेशनल चूरन नीचे भी चल रहा था, आप भी यहाँ पे आके कर रहे हैं, बट अगेन दैट्स हाउ इट वर्क्स। That is my point, sir. तो एक घंटे में आप शायद सीख जरूर सकते हैं, कमा नहीं सकते। एक घंटे में पैसा कमाने वाला ऑप्शन दुनिया में इतना आराम से एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर शायद उन लोगों के लिए एग्जिस्ट करता हो जैसे वो बंदा आप कहें कि जनाब वो बिल गेट्स जा रहा था, $500 का नोट $100 का नीचे गिर गया तो झुक के उठाता नहीं है, क्योंकि जनाब झुकने में इतना टाइम लगेगा जितना वो उससे 4 गुना पहले कमा लेता है। तो अगर आप उस लेवल पे अपने आप को देखते हैं तो हाँ शायद एक घंटे की बात हम कर सकते हैं। खैर, तो आज का वैसे टॉपिक ओरिजिनली हमारा जो डिजाइन हुआ है वो था। अब आवाज आ रही है मेरी पीछे तक? कोशिश कर रहा हूँ पूरा ऊंचा बोलने की, लेकिन फिर भी अगर ना आए आवाज तो मुझे बता दीजिएगा। तो आज का जो डिजाइन टॉपिक है वो ये था कि 2024 कैसा रहेगा। आज मैं थोड़ा नजूमी बनने की मैंने कोशिश की है, माजरत के साथ हम इंसान है, हमारी हदूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो नजूमी का वर्ड तो खैर ऐसे ही कह दिया। लेकिन इसको बताने का मकसद ये था कि अगर हम अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरा जो जर्नी है क्विकली मैं थोड़ा सा वो शेयर करूंगा। मुझे सिर्फ हैंड रेस करके ये बताएं कितने लोग मुझे जानते हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा। अच्छा, वो लोग जरा ईमानदारी से हैंड रेस करके बताएं जो मुझे अभी तक नहीं जानते। ठीक है, जबरदस्त, ओके, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम है जनाब हुज़ैफा अली। उम्र तकरीबन 40-41 साल हो गई है, बूढ़ा हो रहा हूँ, लेकिन कराची से हूँ ओरिजिनली, रहता इस्लामाबाद में हूँ। 2020 में यहाँ मूव हो गया था, पूरी फैमिली बमा एलो अयाल। एक छोटी सी विट्स कार के अंदर पीछे रजाइयां भी डाली थी, और हमने एक छोटा सा टीवी था यही साइज का, वो भी डाला था। छोटा होगा। तो हम इस्लामाबाद बोरिया बिस्तर लेके पहुंच गए। क्यों? क्योंकि मैं बेजार हुआ था कराची के शोर शराबे माहौल से, अब्यूजिव लैंग्वेजेस से। क्योंकि मेरी बेटियां हैं, मुझे नहीं पसंद आता कि मैं अपनी बच्चियों को लेके बाहर जाऊं या उनको बाहर भेजूं। तो दे वुड सी जी कचरा नजर आ रहा है, या लोग इस तरह से उनको देख रहे हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो आई डिसाइडेड कि ओके लेट्स मूव ऑन टू समवेयर एल्स। मैंने एलए में, लॉस एंजलिस में रहा 1.5 साल। उससे पहले मैं मलेशिया में रहा 4 साल। हर जगह अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत बख्शी, इतना पैसा दिया कि हम अपना बिजनेस बनाते रहे और काम करते रहे। मुझे जाके नौकरियां ढूंढने की जरूरत ना पड़ी है, ना मेरे दिमाग में कभी आया है कि जनाब मुझे जाके नौकरी ढूंढनी है। मैं पिछले दिनों दुबई में था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग माय ओन बिजनेस अनदर वन। तो वहां पे हमने कंपनी फॉर्म कर ली, मेरी एमिरेट्स आईडी बन गई, सब कुछ हो गया, एंड आई केम बैक। अच्छा जी चलो बाद में देखेंगे। तो बंदा वो वही वाली बात है कि पैसा होता तो बंदा थोड़ा बहुत इधर उधर खेल ले। तो बहुत से लोग मुझे जानते हैं इस वजह से कि मैंने पाकिस्तान में एक बिजनेस मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, दैट वाज अमेज़न होलसेल एफबीए 2018 में। जब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लेवल की बातें की जाती थी कि जनाब $20,000 लाओ, प्राइवेट लेवल का बिजनेस बनाओ अमेज़न पे, और जी आप तो नेक्स्ट डे बिलियनर बन जाएंगे। तो ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। पाकिस्तान का जो हमारा एपेटाइट है, माइंडसेट है, की बिना पे ये सब कर नहीं पाए, और बहुत सारे लोगों ने पैसा डुबो दिया। लिटरली मेरे पास ऐसी स्टोरी आई थी, सर मैंने अम्मा के कंगन बेचे थे, किसी ने कहा था मैंने वो गांव की जमीन अब्बा की बेच दी, अब्बा को पहले टोपियां बनाएंगे जी मैं तो बस इसको डबल कर दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं हो पाया। खैर, तो मैं क्योंकि एलए से रिटर्न हुआ था, मकरूज था, कोई 45 या $43,000 का कर्जा मेरे सर पे था। आप जो लोग खड़े हुए हैं उनके लिए बैठने की जगह नहीं है वहां पे 2-3 सीट में, अगर 3 खड़ी हो या कोई बुजुर्ग बड़े जिनको मुश्किलात हो रही हो तो वहां प्लीज जाके तशरीफ रखें। लोग खड़े होते हैं तो मेरे अपने पाँव दर्द करना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा फील होता है। खैर, इसके बाद ये वाले भाई ये वाला टेबल भी यूज कर सकते हैं बैठने के लिए जो इससे खाली है। तो हम बात कर रहे थे, मैं चूंकि उस वक्त होलसेल एफबीए करता रहा हूं, शुरुआत इसी से की।
ड्रॉप शिपिंग भी साथ किया अमेजोन पे। अब मैं हरगिज़ नहीं रेकमेंड करता कि आप ड्रॉप शिपिंग करें, लेकिन उस वक्त हमने किया था, पैसा भी बनाया होलसेल से भी और ड्रॉप शिपिंग से भी। सबसे बड़ा फायदा कि आपको एक साथ वो $20,000 जो प्राइवेट लेवल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ता था। आप 2-3 हजार 5 हजार, हाँ बहुत कम है रकम, लेकिन आप पैसा जनरेट कर लेते हैं, आपको ट्रैक्शन नजर आ जाता है। अगर मैं आपसे कहूं जनाब एक काम करें, $20,000 इन्वेस्ट करें और इस ब्रांड को बनाएं, इसमें और पैसा लगाएं। नीचे मैं साल आफरीदी साहब को सुन रहा था, सेंट एंड स्टोरीज वाले, बहुत अच्छी उन्होंने बातें हमें बताई, और उससे भी आपको वही चीज समझ में आएगी कि ब्रांड बनाने के लिए बड़ी मेहनत, कंसिस्टेंसी और पैसा लगाना पड़ेगा। हर तरीके से आप उसको बना सकते हो, मगर कंसिस्टेंसी चाहिए। अब एक यूथ नौजवान लड़के, आप लोग लड़के या लड़कियां आप लोगों की तरह से अगर इस सिचुएशन में जाते हैं और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा के कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं, माजरत के साथ वो इतना आराम से नहीं कर पाते। उस ब्रांड बनाने के लिए सिर्फ ब्रांड अकेला वो नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स लगानी पड़ती है जो कि एक मैच्योर शख्स के अंदर होती है। वो उसको साइकोलॉजिकल सोचना पड़ता है। नीचे नवीद भाई अभी बात कर रहे थे ब्रांड का लोगो बनाने की, सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के ऊपर उन्होंने इतनी सारी, उसके लोगो पे एम का लोगो आपने देखा है, उस पे इतनी रिसर्च उस बंदे ने कर रखी है। मैंने तो कभी सोचा ही कोई नहीं था कि एम का लोगो बेसिकली फ्रेंच फ्राइज को रिप्रेजेंट करता है। ये उन्होंने मुझे बताया। अभी पता था किसी को यहाँ पे? नो सर, ये भाई को पता था, ये वाले भाई को पता था। ऑनेस्टली 99% लोगों को नहीं पता था कि एम का लोगो फ्रेंच फ्राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम उसको बर्गर समझ के खा रहे। तो ये पूरा थॉट प्रोसेस है जो एक बंदा उसका स्पेशलिटी रखता है या एक्सपीरियंस रखता है, वही जानता है। मुझे नहीं पता था, हम तो खाने पीने से मतलब रखते हैं। खैर वापस आ जाते हैं। तो हमने होलसेल एमबीए किया, इसके साथ हमें फायदा ये मिला कि हम ग्रेजुअली ऊपर जाते गए, हमें थोड़ा मुनाफा हुआ। आज जनाब $500 की कोई इन्वेस्टमेंट करी मैंने, जनाब उससे डिटर्जेंट था, कोई सप्लायर था, उससे बोला जी ये डिटर्जेंट है, हमें पता था ये ब्रांडेड है, क्योंकि मैं एलए में पहले रहा था, मुझे वो ब्रांड के बारे में पता था। मैंने उस सप्लायर से थोड़ी सी इन्वेंट्री उठाई, अमेजॉन भिजवा दी और उसका फॉर प्रॉफिट सेल कर दिया। जब वो सेल होना शुरू हो गया, अच्छे मुनाफा आने लग गया, वो पैसे वहीं जमा होते रहे, एक्यूमुलेट होते रहे, और अल्टीमेटली हमने उसे और ज्यादा बड़ा कम्युलेटिव करते गए। तो इस तरह से ये बिजनेस बिल्ड हो गया। टाइम थोड़ा सा लग गया, लेकिन काम अच्छा हो गया। अब क्या फायदा हुआ कि मुझे वो रिस्क पे नहीं, मैं तवे पे नहीं बैठा था कि भाई मैंने तो अब्बा को टोपी पहना के जमीन बेच के $20,000 लगाए हुए, इसका क्या होगा, कुछ हो गया तो अब्बा ने तो घर से बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे मेरे साथ ये वाले मसले नहीं थे। अगेन दूसरी बात आई एचसी के लिए, तो एचसी के ऊपर हैंडमेड का बिजनेस ज्यादा चलता रहा। अब पिछले कोई 1.5 साल 2 साल आई थिंक जो भी टाइम हुआ है, एचसी ने पाकिस्तानी अकाउंट्स एक्सेप्ट करना बंद कर दिए। ये इस वक्त एक अच्छी बात मुझे नजर आई थी कि पाकिस्तानी अकाउंट्स इसलिए नहीं बंद किए थे एचसी ने कि जनाब आप और मैं 2 नंबरियां बहुत ज्यादा करते हैं, वो तो खैर हम उस्ताद हैं उसमें, लेकिन वहां पे ये इसलिए बंद हुआ था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे और कंट्रीज को डिसेबल किया था जस्ट बिकॉज के जो वो कहते हैं ना पेमेंट्स के लिए, क्योंकि पेमेंट्स का एक मसला आया था। पेपाल, ईबे ने भी पेपाल को खत्म किया, एक्सी ने भी पेपाल को बहुत सारे कंट्रीज के लिए खत्म कर दिया, इसलिए पाकिस्तान वहां से हटाना पड़ गया। एक्सी के ऊपर आपके प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा है। अगर आप लोगों में से कोई भी, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके रिश्तेदार, चचा मामा ताया कोई ना कोई बाहर मुल्क में रहते होंगे, पहले से सेटल्ड होंगे। आपने सिर्फ उनको एक छोटी सी कहानी डालनी है कि मामू मेरा एक एचसी का सेलर अकाउंट बनाना है, मैंने उस पर मेहनत करनी है, आप पैसे लगाते हो तो मिलकर काम करते हैं, आप पैसे नहीं लगाते कोई बात नहीं, उसके बाद भी मैं आपको 5% का मुनाफा दूंगा। बस आपने ये सेलर अकाउंट बनाना है, पैसे आपके अकाउंट में जाएंगे। मामू आपके पास सबसे पहला एक सवाल डालेंगे, बेटा मैं रहता हूं अमेरिका में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर भी, तो टैक्स का रोला पड़ जाएगा। टैक्स का सबसे ज्यादा वो लोग डरते हैं टैक्स से। अब से हमें भी डरना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन फिलहाल उनकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको उनको ये समझाना होता है कि जनाब टैक्स के लिए आपको परेशान नहीं होना, कंपनी बनी भी नहीं है, प्राइवेट है सारा कुछ। आपने जो मेरा 95% मुझे भेजना है, आपने जो मेरा 90-95% जो भी आपने मुझे भेजना है, वो आप टैक्स डिडक्टेबल होगा, क्योंकि मैं आपको उसकी इनवॉइस कर दूंगा। पाकिस्तान कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस चलती है नॉर्मली, ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, वो इस बात पे आके खुद भी रुक जाते हैं कि नहीं जी मामू के साथ तो जेन्युइन प्रॉब्लम है, टैक्स की वजह से होगा। तो अगर उस महीने $5,000 का मुनाफा हुआ है
और मामू ने आपको $4,500 सीधे हाथ से भेज दिए, तो आप उनको $4,500 की इनवॉइस करोगे बेसिकली। उस इनवॉइस से ये होगा कि वो लगाएंगे अपने टैक्सेस में कि जी मैंने ये काम किया था, उसका ये खर्चा आया है और ये खर्चा मैंने बाहर सर्विस प्रोवाइडर को अदा कर दिया। इसके अंदर से मुनाफा सिर्फ $500 मेरे पास बचा है, इस पे टैक्स ले लो, जो भी बनता है उतना तो देंगे ना, वो तो हमें भी देना है। यहाँ पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टैक्स अदा करने हैं, वो तो हमारे सबके ऊपर वाजिब है। जरा प्रेजेंटेशन आगे बढ़ाएं। अच्छा, कल कोई था सुबह जब की नोट हो रहा था, कोई लोग सुन रहे थे, कोई ऐसे लोग हैं, ठीक है, तो मैं क्विकली उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं। मुझे सिर्फ ये बताएं यहाँ पर कौन से ऐसे लोग हैं आप सब में से जो माहाना 20 लाख रुपए कमाना चाहते हैं? सर 50 कमाना चाहते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा जी, क्यों? जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया उनके पास दो रीजन होंगे, या तो वो 20 लाख रुपए पहले से कमा रहे हैं, या वो होपलेस है, नहीं जनाब लानत भेजो 20 लाख मेरे कमाने की बस की बात नहीं, या फिर वो ऑलरेडी बना रहे हैं, तो माशाल्लाह जनाब। इशू ये है कि आपने हाथ उठाए, अब यहां से आप बाहर निकलेंगे थोड़ी देर बाद, कुछ लोग बोलेंगे यार मंजन था, कुछ लोग बोलेंगे जी बहुत अच्छा था, जबरदस्त, हुज़ैफा भाई से बात करके मजा आया। अपने अपने काम पे अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला बोल जाएंगे 20 लाख रुपए की बात क्यों हुई थी। अब आपको थोड़ा सा समझाता हूं, अपनी जहन नशी करें। अब अगर थोड़ी देर के लिए मोबाइल साइड पे कर देंगे, साइलेंट कर देंगे, तो आपको आसानी होगी। प्रॉब्लम क्या आता है कि मैं जब काम करने लगा 2000, अब अपनी स्टोरी से आपको बताता हूँ, 17 में 16 के एंड में मैं जब वापस आया एलए से, तो $43,000 का मकरूज था, क्योंकि वो पैसे ले रखे थे और उस कर्जे को चुकाना जरूरी क्यों था। थोड़ी सी इमोशनल रोना नहीं है किसी ने, मेरी अम्मा का जेवर उनके पास पड़ा हुआ था जिनका मैं मकरूज था, वो रखवाना पड़ा था, तब मुझे कर्जा मिला था, क्योंकि मेरे पास 3 बेटियां थी, 7, और मुझे उनको खिलाना पिलाना था, और दूसरे खर्चे भावनाओं में भी बह गया था कभी कभार, तो इसलिए खर्चे और ज्यादा कर दिए और अल्टीमेटली इतना बड़ा कर्जा अपने सर पे चढ़ा दिया। अम्मा के जेवर छोड़ आया था, अमेरिका में पड़े हुए थे। ये हालात थे उस वक्त, लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने वाइफ से कहा यार मैं तो, अम्मी के, मेरी वालदा तो फौत हो चुकी हैं, गुजर चुकी हैं, मैंने कहा वो उनकी आखिरी निशानी थी और वो तुम्हारे पास थी, हमने वहां रख दिए वो जेवर, अब उसको कैसे छुड़ाएंगे, इतना बड़ा कर्जा है मेरे सर के ऊपर। वो कहती रही अल्लाह मालिक है, आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला नसीब हमारे बच्चों के उस पे हो जाएगा। तो वो एक गोल था कि जनाब $43,000 का कर्जा उतारना है, कुछ भी करना है। लोगों ने बोला, क्योंकि मेरा ताल्लुक प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री से है, मैं प्रोग्रामिंग बहुत सारी करता रहा हूँ, 16-17 साल लगा दिए। इशू क्या हुआ कि एक टाइम आया कि जब मैंने कहा यार अब प्रोग्रामिंग नहीं करनी, एलए से रिटर्न हो, तो बस हो गई। सोचा फ्रेंच फ्राइज बेचेंगे, पाकिस्तान में जाके समोसे बेचेंगे, कोई चाट शाट इस तरह का रेस्टोरेंट लगा लेंगे छोटा, लेकिन प्रोग्रामिंग अब नहीं करनी है। उससे फायदा क्या हुआ कि हमने कोशिश की मग्स बेचने की, जो कुछ थोड़ी देर पहले लोकल ई कॉमर्स की बात की ना मुझसे लोगों ने, तो उसके ऊपर भी हम उस रेफरेंस आएंगे, क्योंकि वो लोकल ई कॉमर्स ही था। आप लोगों ने देखे होंगे मग्स होते हैं, थैंक यू, मग्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी कोई ना कोई प्रिंटिंग होती है, आप चाहे वो अपनी तस्वीर प्रिंट करा लें, चाहे आप कोई ब्रांड नेम प्रिंट करा लें, जैसे अक्सर यहाँ पे भी आपने देखे होंगे। ये काम हम करते थे कराची में, और उसका एक सेटअप हमने लगाया था, छोटी सी मशीन मिलती है हीट प्रेस की, जिसके ऊपर आप पूरा मग डाल के उसको प्रेस कर देते हो थोड़ी सी, इसी तरह टी शर्ट। तो ये लोकल ई कॉमर्स के अंदर हम गए थे। बहरहाल वो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलाया। अच्छी बात क्या हुई कि उसमें जो थोड़े बहुत 2-2.5 लाख रुपए मैंने लगाए थे, मैंने कोई 8 लाख रुपए में वो पूरा बिजनेस एज इट इज बेच दिया। 8 लाख रुपए मेरी जेब में आ गए। तो वो इसलिए आ गए थे क्योंकि क्रेडिबिलिटी बना ली थी थोड़ी सी फेसबुक के ऊपर, उस पेज को, उस बिजनेस को चलाने की। और वो एक भले आदमी कराची के मिल गया, उन्होंने खरीद लिया है, पूरा सेटअप, वो किराए की दुकान सब दे दिया उनको। मैंने कहा चले जी आप चलाएं, मैं तो चला। और अल्टीमेटली हमने ये सारा स्टार्ट किया था, क्योंकि वो 6 महीने लगाने के बाद मुझे पता था कि भाई मेरे अपने खाने के पैसे पूरे नहीं निकल रहे, मैंने $43,000 का कर्जा कहां से दे उतारना। तो उसके बाद हमने शुरू किया ये ई कॉमर्स। मैंने कहा यार अब कुछ भी हो जाए, थोड़े सा पैसे लगाए, छोटी सी गाड़ी थी उसको भी बेचा, पैसे लगाए, और अल्टीमेटली हमने ये बिजनेस शुरू किया।
साल भर से ज्यादा नहीं गुजरा था, चौथी बेटी की बेगम ने खबर दे दी थी बच्चे की, बेसिकली वो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने खबर दे दी और हम कह रहे हैं कि यार ये तो अचानक से कोई नया मामला शुरू हो गया, तो अल्लाह ताला ने इसमें भी कोई बेहतरी लिखी होगी, और वाकई में लिखी थी। तो वो जब खबर आई और हमारे दिन फिरने शुरू हो गए, उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा जोर लगाया कि अच्छा जी काम हमने अब बनाना है, बस इसी पे काम करना है। और वो आई बिलीव कि उसकी पैदाइश होने तक कोई 7 महीने के अंदर वो $43,000 का पूरा कर्जा साफ कर चुका था मैं। उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी उसके ऊपर, क्योंकि ये वाकई में वो लेवल था जब मुझे यकीन हो गया था कि यार अल्लाह ताला ने बच्चों के, स्पेशली बेटियों की के अंदर बड़ी रहमत रखी हुई है और हमें बड़ा फायदा हुआ। अब यहाँ पे हमने ये शुरू किया काम, क्योंकि उस वक्त मैं एक साहब को देखा करता था, वो प्राइवेट लेवल की बातें करते थे, तो हमने लोगों को ये बताना शुरू किया कि यार प्राइवेट लेवल के अलावा भी और काम है, होलसेल FBA का छोटी इनकम से शुरू हो जाएगा। स्पेशली जब मेरे पास वो लोग आए ना, मैंने देखा यार हमारे पास पैसे नहीं है प्राइवेट लेवल करने के लिए, कहां से लाएं, यहाँ नहीं कि डॉलर तो कमाना है मगर लगाने के लिए पैसा नहीं है। तो हमने कहा भाई आप ये कर लो, छोटी रकम से शुरू करोगे काम शुरू हो जाएगा, पैसे बनने कुछ तो शुरू हो जाएंगे ना। अगर आप आज अल्लाह ना करे कोई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नहीं कमा रहे, या उनके खुदा ने खासा बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच है आप लोगों के किसी के भी साथ, तो आपको तो $300 $200 भी मिलेगा तो किचन तो चलेगा, ये तो होगा भाई, कुछ ना होने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये तो करें ना हम, यहीं से शुरुआत होगी, छोटे पैमाने से ही शुरुआत। आप कहेंगे जी मैं बड़ा जंप लगा दूं, 20 लाख रुपए की बात बहुत से लोगों के लिए बड़ा जंप है, लेकिन मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि कल बनाने, पर मंथ बनाने हैं, लेकिन उसको टारगेट सेट करना है। अब आ जाए गोल सेटिंग के ऊपर। तो ये गोल सेटिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ज्यादातर लोग हम सारे, अच्छा जी आज हुज़ैफा ने मोटिवेट कर दिया, चलो जी थोड़ा सा होलसेल को देख लो, कल को कोई दूसरे साहब किसी और चीज के लिए आपको मोटिवेट कर देंगे, शायद आप उसमें चल पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि वो डिस्ट्रैक्शन है। रात को घर जाएंगे आप, नेटफ्लिक्स भी देखना होगा, खाना भी खाना होगा, सुट्टे भी लगाने होंगे किसी के साथ बैठ के, तो वो सारी चीजें आपके लिए टाइम बर्बाद करती हैं। आपने कभी लैम्बोर्गिनी का ऐड देखा है टीवी पे? कार देखी, लैम्बोर्गिनी गाड़ी किसको पता है? माशाल्लाह जबरदस्त, सबको पता है। कभी टीवी पे ऐड देखा है इसका? टीवी तो सारे देखते होंगे, क्यों नहीं आता लैम्बोर्गिनी का टीवी पे ऐड? मार्केट का मसला नहीं था, ऑडियंस का मसला था कि जो ऑडियंस टीवी देख रही है वो लैम्बोर्गिनी अफोर्ड नहीं कर सकती। बड़ी सिंपल सी लॉजिक दी हुई है, वो एलीट क्लास होगा सर। एग्जैक्टली। आप कहते हैं जी कल शाम को मुफ्ती साहब बैठे थे, उन्होंने 2 बाउंसर खड़े किए हुए थे, यू बॉडी में, हम खुद भी थोड़े से ना, 2 दफा तो मैंने भी पूछा, मैंने कहा बैठ जाओ बराबर में मुफ्ती साहब के, उन्होंने बोला हाँ जी आप तो स्पीकर से बैठ जाओ। तो क्यों ऐसा, क्यों? मुफ्ती साहब को नहीं पता, इतने बड़े आदमी है माशाल्लाह, इतनी बड़ी उनका काम है, तो क्या आपको लगता है वो कभी बैठ के टीवी देख रहे होंगे? ठीक है, उन्होंने एक अपना गोल पकड़ा। मैं नहीं कह रहा बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, जो भी है उनका अपना है, वो मुझे फाइनेंशियल पे बात नहीं करनी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उनका एक गोल है कि यार मुझे लोगों को इस्लाम की तरजीहात, जो भी उनका मेन टॉपिक है, मैं इतना ज्यादा उसमें नहीं हूँ, लेकिन जो भी तरजीहात है मुझे उस पर बात करनी है, मुझे इस अवाम को, इस यूथ को, या इस लोगों को इस जगह पे लेकर आना है। अब उनका वो गोल है, क्या वो टीवी देखते होंगे बैठ के? पता ही कोई नहीं उनको दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, वो तो एक ही चीज पे लगे हैं। ये होती है वर्कaholic की पहचान कि आप वर्कaholic हैं इतने। अब मैं भी देखता हूँ टीवी कभी कभार, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ज्यादा आपका वो एक आएगा ना उस लेवल पे, तब जाके आप ये सारी चीजें छोड़ देंगे। यार टीवी शीवी का मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टाइम पास नहीं करना, मुझे फालतू दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ बैठे जो एक्चुअली बिजनेस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठे जो जिनसे आप कुछ सीख सकें। अपनी महफिल चेंज करना जरूरी है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। 20 लाख रुपए का गोल सेट करें, आपको लिखा हुआ होना चाहिए। सबसे ज्यादा गोल सेटिंग में मदद मुझे पता है कहां पर हुई है, हंसना नहीं है सबने, बाथरूम के मिरर के ऊपर, क्योंकि वहां मैं अकेला होता हूं। कमरे का ड्रेसिंग यूज करूं तो बच्ची आ जाती है कभी टाइम पास करने मेरे साथ, कभी बेगम भी आने जाना है, उसको तो रोक तो नहीं सकते। तो बाथरूम का मिरर
ये वो जगह है जहां पर मैं अपने आप के साथ बात कर सकता हूँ। मेरी बेगम अक्सर मुझसे शिकायत करती है, यार जाते हो आधा घंटे बाद निकलते, तो मैं क्या समझाऊं, मैं क्या करता हूं। तो वो मिरर लगा होता है और मिरर के ऊपर बहुत सारी बातें मैं लिखता हूं और बहुत सारी बातें अपने आप से करता हूं। कितनी दफा तो लिटरली मैंने अपने ये सेल्फ वो नहीं है जिसमें कहते हैं ना अपने आप से बहुत ज्यादा वो ऑब्सेस्ड होना, लेकिन मैंने अपने आप को देख के बाद वक्त खुदा की इतनी तारीफ की है कि यार क्या चीज बनाई है खुदा की नहीं है बात। कल वो कामरान रिजवी साहब ने बात की थी कि यार हम पैदा हुए हैं, हम अपने अंदर एक करिश्मा है, जीते जागते घूम रहे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हम करिश्मा नहीं है तो क्या है? और वाकई में वो बिल्कुल जेन्युइन बात है, क्योंकि मैं आईने के सामने, मिरर के सामने खड़ा रह के एग्जैक्टली ये बात कर चुका हूं, यार मैं वाकई में करिश्मा हूं। तो जब मैं ये कर सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते यार? क्या फर्क है आप लोगों में और मुझमें? वही उसी तरह आप लोग भी सारी चीजें रखते हैं, अल्लाह ताला ने नवाजा है हर तरीके से, तो हमें तो सिर्फ फोकस करने की जरूरत है। आज आ गए, सुनो, सबकी सुन ली, ठीक है, आपने लाइन डिफाइन करनी है अपनी कि यार मुझे इस काम में जाना है। माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, आप लोगों को SEO भी सीखने को मिल जाएगा, आपको ब्लॉगिंग भी सीखने को मिलती है, आपको ई-कॉमर्स भी मिल रहा है, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक्स, वीडियोस, बहुत कुछ है। आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि यार मेरा मामला किस में जमता है, मुझे किस में मजा आता है। प्रोग्रामिंग में 17-18 साल मैंने ऐसे ही नहीं निकाले, मैंने इसलिए निकाल दिए क्योंकि मुझे मजा आता था। कौन कितने लोग प्रोग्रामिंग करते हैं या जानते हैं अभी भी? माशाल्लाह, चलो बहुत थोड़े से, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग वो लोग होंगे जब आप कोड लिखते होंगे तो आपको मजा आता होगा। अब एक नए साहब को इनको दिखा दें कोड की स्क्रीन तो बोलेंगे यार क्या अजीब कोई चीज, कोई नहीं आ रहा, आईटी किया, कोड से एनर्जी छोड़ दी। एग्जैक्टली। तो वो चीजें हमें यहाँ पे ये देखनी होती है कि कोड्स या प्रोग्रामिंग एक अपने अंदर एक ऐसी दुनिया है जिसमें लोगों को मजा आता है। अब मैं करता रहा लेकिन मैं छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि बस हो गई थी, 17 साल गुजर गए, एज का भी डिफरेंस आ जाता है। बाज़ औक़ात एक नौजवान लड़का, उसका जो पैशन है वो डिफरेंट होता है, मेरी एज में पहुंचने के बाद शायद डिफरेंट हो जाता होगा, बदल जाती है चीजें। मेरे लिए डिफरेंट हो गया, मैंने छोड़ दिया। मैं बुरा नहीं कह रहा, इट्स कंप्लीटली अप टू यू गाइस कि आप क्या करना चाहते हो, एक चीज को पकड़ के चलो और उसके ऊपर चलो। अब थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं 2024 इसमें आपके क्वेश्चन। तो आप लोगों को लगता है कि आप मुझसे कोई स्पेसिफिक कोई चीज सीखना चाहते हो, पूछना चाहते हो, बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो और I'll be happy to answer that। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा लोकल ई कॉमर्स का। लोकल ई कॉमर्स पर्सनली मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में। इसकी वजह है, आपको लगेगा कि ये बुराई कर रहा है, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं अंडरमाइन भी नहीं कर रहा। मेरा अपना कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। पाकिस्तान में सिर्फ एक मसला नहीं है, पाकिस्तान में माजरत के साथ मसलों की दुकानें। और सबसे बड़ा इशू हमें यह आया था जब हम 2016 के एंड में मग्स प्रिंटिंग करके भेज रहे थे, तो हमारा तो वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट था ना, पर्सनलाइज्ड था। ये साहब आते हैं मेरे पास, कहते हैं जनाब ये मेरे वालिद साहब का बर्थडे आ रहा है, मुझे उनको तोहफा देना है, ये उनकी फोटो है वालिद साहब की, ये मग पे प्रिंट कर दें और मुझे भिजवा दें फला जगह पे। अच्छा जी ठीक है, बहुत जबरदस्त, हम कर रहे थे, हमने कर दिया। बहुत अच्छा हाई क्वालिटी का मग बनाया, 300-350 रुपए उसकी प्राइस थी, 200 रुपए शिपिंग लगती थी हमें। उसके पीछे हमें वो एक थर्मापोर की पैकेजिंग लगानी पड़ती थी, मग तो टूट जाता है ना जाने आने में, तो थर्मापोर की पैकेजिंग हमने बनाई थी। वो पैकेजिंग खुद से अलग से कोई 70 रुपए की थी, वो लगा के फिर उसको इनको भाई को भेजा, ये वाले भाई, क्या नाम है भाई साहब आपका? उमर शोएब साहब को भेज दिया। कहाँ रहते हैं आप? 4 जबरदस्त, 4 भेज दिया उमर शोएब साहब को प्रिंट करके, और इनको व्हाट्सएप करके तस्वीर दिखाई थी मग की, देखें जी आपके वालिद साहब की माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर बन गई है। और अब उमर साहब को जब वो फोन कर रहा है वहां पे राइडर, उमर साहब फोन नहीं उठा रहे, वो कह रहा है भाई आपका पार्सल लेकर आया हूं, कैश ऑन डिलीवरी पे। उमर साहब को टेंशन ही कोई नहीं, पैसे जो लगे कोई नहीं। अच्छा जी चले, उमर साहब ने फोन उठा लिया। अच्छा कहां से आए हो? भाई प्रिंटिफाई से आया हूं, आपका कोई पार्सल है, 550-600 रुपए की कोई COD है। अच्छा पैसे देने पड़ेंगे? फोन बंद। उमर साहब सिर्फ शॉर्ट। अच्छा चले, वो एड्रेस पे पहुंच गया, तूने बोला यार उमर साहब भी जवाब दे रहा है, तो घर पहुंच गया इनके घर पे। उमर साहब ने बोला बच्चे को बोल दे घर पे नहीं हूं।
दूसरी दफा है, वो एड्रेस गलत है, उमर साहब यहाँ रहते ही कोई नहीं। कितनी दफा राइडर ट्राई करेगा? राइडर टीसीएस वाला जाके अपने डिपार्टमेंट में कहता है भाई तो ओपी है, वापस भेज दो, नहीं ले रहा। कितनी दफा जाऊंगा मैं? एक दफा, 2 दफा। उनका अपने भी पॉलिसीज है यार, 2 दफा या 3 दफा ट्राई करो, उसके बाद वापस भेज दो। अब वो पार्सल आ गया। अब उमर साहब के वालिद, सॉरी सर, मेरा लोकली कामरे से ताल्लुक है, इत्तेफाक से ये सारी बातें जो आपने कही है ये सारी सही है। अच्छा, मैं नहीं जानता इस भाई को, आपने दे दिया सबूत, कीजिए आप मेरे साथ हो। खैर, तो हुआ ये कि अब वो आ गई तस्वीर, मग वापस आ गया। अब मैंने उमर साहब के वालिद साहब का नाम इसलिए लिया, सॉरी भाईजान, आपके वालिद साहब बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, सबके ही हैं। तो वो आ गया मग। अब मग पे फोटो लगी हुई एक बुजुर्गवार की, जिसको मैं बेहुरमती नहीं कर सकता। अब हमने अपनी दुकान के ऊपर एक वो जो होता है ना छपड़ा, क्या बोलते हैं उसे, वहां पे हम स्टोर करते, वहां हमने वो मग ले जाके रख दिया, भाई रख दो, देखेंगे बाद में क्या करना है। 6 महीने में उसका एक दीवार, कोई 8 फीट की दीवार थी, वो रैक भरा हुआ था पूरा मेरे पास, उसमें मर्दों से ज्यादा औरतों की तस्वीर वाले मग्स थे। अब मैं ये टेंशन में कि मैं इस मग को ऐसे ही किसी को दे दूं, फेंक दूं, किसी की औरत की तस्वीर है यार, मैं कैसे दे दूं, कैसे भी किसी के वालिद साहब की तस्वीर, ये मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। अब मेरे पास पूरा रैक भरा पड़ा हुआ है। लिटरली जिस दिन मैंने वो दुकान, वो बिजनेस बेचा था ना, मैंने एक एक मग यूं मार मार के तोड़ा था, यूं मार मार के तोड़ा, और ये भी मेक श्योर किया था कि किसी खातून की फोटो किसी टुकड़े में पूरी ना रह गई हो। लिटरली खुदा गवाह है, मेरा दिल जानता है कि मैंने कैसे तोड़े उनको, क्योंकि मुझे पता था कि यार किसी के भी ऐसे कोई चरसी घूम रहे होते हैं, कोई स्वीपर घूम रहे होते हैं, किसी की औरत की तस्वीर आ जाएगी उसके हाथ में, मैं क्या करूंगा? मुझे ऊपर तो जवाब देना पड़ेगा, खुदा ना खासा कोई मिसयूज हो जाएगा तो फिर क्या करें? ये सब मामलात बने, मैं इतना बेजार हुआ। वो मग्स हमारे सर पे पड़ते थे 2-2, और वो टीसीएस जो 200 रुपए शिपिंग के लेता था, वो हमसे लेता ही था, चाहे उमर साहब पैकेट पकड़े ना पकड़े, वो हमें उसको देने पड़ते थे। वो तो उनके पास जो सीओडी दूसरी जगह से आ रही होती थी, वो उसमें काट लेता था, आप कुछ नहीं कर सकते। ये मेजर प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन जो अब जाके थोड़ा बहुत नजर आया, वो ये आया कि आपको अगर ई कॉमर्स लोकल करना है तो आप रिमोट एरियाज को कट ऑफ करोगे, आपको सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी से शुरू करना पड़ेगा। दराज आज भी, दराज को तो जानते हैं ना सारे, आज भी प्रॉफिटेबल नहीं है। आप कहें 11-11 की सेल में इतने करोड़ अरबों रुपए कमा लिए, कमाए नहीं है, बिजनेस किया है, सेल्स जनरेट की है, कमाया नहीं है। दराज अभी भी नेगेटिव में चल रहा है, तो आप उसका निकाल लें, ऑडिट्स आ रहे होंगे, वो तो पब्लिक कंपनी है। तो ये मेजर इशू पाकिस्तान में आएगा आपको। अगर आप सेंट स्टोरीज की बात सुन रहे थे, तो वो रिटेल आउटलेट पे क्यों गए? क्योंकि उनको पता था कि अच्छा जी, मैं अगर सेंटोरस में, मॉल में अपना आउटलेट ओपन करूंगा तो वहां पे जो कस्टमर वॉक इन करता हुआ आएगा, वो एक एलीट क्लास का होगा या अपर मिडिल क्लास का होगा। वो आके खरीदेगा, उसको परफ्यूम की या जो भी सेंट्स वो बेच रहे हैं उसकी सेंस होगी, वो सेंसिबल होगा, तब जाके वो खरीदेगा। तो ये इश्यूज हमारे साथ पाकिस्तान में लोकल ई-कॉमर्स, सिर्फ ये शिपिंग का नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, कैश ऑन डिलीवरी के मसले, आपकी प्रोडक्शन के मसले, रिटर्न्स के मसले। सबसे बड़ा इशू ये आता है कि हमारे पास पाकिस्तान में रिटर्न्स की कोई पॉलिसी नहीं है। अमेज़न सबसे ज्यादा कामयाब क्यों हुआ? अपने फोन में अगर आप देखेंगे ना, जब भी गूगल करिएगा कि अमेज़न का विजन स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ आपने ये लिखना है Amazon's विजन स्टेटमेंट, और वो लिखा हुआ आपको दिखाएगा द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी ऑन अर्थ, द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी ऑन अर्थ। अर्थ क्यों आया? दुनिया। वो बात सिर्फ अमेरिका की नहीं कर रहा, दूसरी बात क्या कर रहा है? द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक। हमारे यहां से किताबों में शायद हमने पढ़ा होगा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। उस बंदे ने करके दिखाया हुआ है। आप सिंपली, हम एलए में थे, हम कोई बाइंग करते थे, मैंने जाके चैट में कहना जी मुझे रिटर्न करना है आइटम, वो कहते थे सर आई अपोलोजाइज, क्या हुआ है? मैंने कहा जी मुझे नहीं पसंद, इतना सा कहना था, आई डोंट वांट इट एनीमोर। वो कहता नो प्रॉब्लम, ये ले रिटर्न लेवल, ये ले आपके पैसे, अब आपको जब भी मौका मिले काइंडली वो रिटर्न कर दीजिएगा आइटम। और $10-20 का आइटम होता था, वो कहता था सर आइटम भी रखे, ये ले पैसे अपने, खुश। ये अभी भी चलता है, अनलेस कि आप कोई बहुत एक्सपेंसिव आइटम की बात करो, मोबाइल, लैपटॉप, अदर देन दैट छोटी आइटम्स में अमेज़न परवाह करता ही कोई नहीं। कुछ लोगों ने कबूतर उड़ाना सीखा होगा, है कोई ऐसा? यस सर।
आवाज आ गई। अमेज़न के ऊपर कबूतर उड़ा उड़ा के लोगों ने फॉर्च्यूनर और V8 खड़ी कर ली पाकिस्तान में। क्या अमेज़न की सेहत पे कोई फर्क पड़ा? कितनी महंगी होगी, या फॉर्च्यूनर की बात करें या V8 की बात करें या कोई भी बड़े छोटे शहरों में जगह पे होता रहा है, अल्टीमेटली वो सारे शहर बैन हो गए, कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान ही हुआ। अमेज़न की सेहत पे कब कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतनी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 10-12 V8 निकलवा लो उससे धोखा देके, लेकिन हमने अपना नुकसान किया सिर्फ कि हमने उन जगहों पे, अब हम Amazon पे बिजनेस करने जाते हैं तो Amazon आपकी पहली लिस्टिंग पे कहता है डज नॉट क्वालिफाई। क्यों? उसको पता होता है पाकिस्तानी अकाउंट है, पता नहीं आइटम या तो जेन्युइन है या नहीं है, आइटम ऑनलाइन आर्बिट्राज से किसी और रिटेलर से तो नहीं ला रहा, ड्रॉप शिपिंग तो नहीं कर रहा। Amazon को सबसे पहले ये ऑटोमेटिक उनके एल्गोरिथम्स है, वो आपके सिस्टम को वहां पे ब्लॉक करना शुरू कर देता है। आपको एक्सेप्ट कर लेता है एज अ सेलर, मगर आपको लिस्टिंग नहीं करने देता इतने आराम से। आपको फिर बहुत सारे दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं, एथिकल ही हैं लेकिन वो अपनाने पड़ेंगे। 2024 में आपके साथ क्या होगा? अब ये चीज मुझे बताएं कोई हाथ रेस करके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन एक्टिवली स्टडी कर रहा है या उसके ऊपर कोई काम कर रहा है? जरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। बहुत सारी बातें सुनने में आती हैं, कहते हैं कि एक टाइम आएगा, अगले 3 साल की देर है, ऐसा भी टाइम आएगा कि ये हम इंसानों के दिमाग में भी घुसाया जाएगा और हमारे सेल्स को स्टडी किया जाएगा और हमारे जैसे रेप्लिकेट भी किए जाएंगे। रोबोट को हुज़ैफा अली बना के यहाँ पे खड़ा कर दिया जाएगा और वो मेरी तरह बात करेगा, मेरी तरह बॉडी मूवमेंट करेगा और यू वोंट बी एबल टू फाइंड द डिफरेंस प्रोबेबली कि जी ये वाकई में रियल हुज़ैफा है या कोई रोबोट है। सर तभी तो क़यामत आएगी। वो तो पेशीन कोई मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। खैर, लेकिन ये है ऐसा सुने में आया। अब ये बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि Amazon के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो क्या है? टिकटॉक। टिकटॉक एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कोई अमेरिकी कंपनी होती Amazon डील कर लेता। मसला ये चाइनीज कंपनी है पीछे और अमेरिका को या Amazon को ये पता है ये एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, और वो आ भी रहा है क्योंकि टिकटॉक के पास यूजर बेस Amazon से ज्यादा है। अब आप कहें जी वेला यूजर है जो वीडियो देखता रहता है, आई अंडरस्टैंड, बट एक्चुअली में यूजर बेस ज्यादा है और ज्यादा तेजी से वो ऊपर आ रहा है। सेलर्स को चार्ज नहीं कर रहा, सेलर्स दबा के घुस रहे हैं उसके अंदर, बिजनेस बना रहे हैं। आप लोग बनाना चाहते हैं बेशक बनाएं, एज लॉन्ग एज के वहां पे लेजिटिमेट बिजनेस करें, लेकिन ये थोड़े दिन की बात होती है। अब Amazon ने क्या कहा कि अच्छा जी टिकटॉक ऐसा कुछ कर रहा है, हम एक काम करते हैं, फेसबुक के साथ मेटा के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं और हम इनके एड्स के अंदर अपना चेकआउट सिस्टम डाल देंगे। यानी कि आप एज अ सेलर अगर फेसबुक पे एड रन करते हो अपनी Amazon के प्रोडक्ट का, तो कस्टमर फेसबुक के ऊपर ही बैठे बैठे बाय कर लेगा, उसको Amazon पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्चुअली में आइटम सेल या शिप होगा Amazon से। अब आपने या मैंने नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा। कितने लोगों को ये आइडिया पहले से कभी आया ज़हन में? कोई है ऐसा? माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ऐसे आइडियाज के ऊपर ये काम होता है और ये इसलिए करते हैं कि अच्छा जी फेसबुक तो साथ कर लो, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास टिकटॉक से शायद ज्यादा यूजर बेस हो या उसकी टक्कर पे होगा, तो अब वहां से इस तरीके से चलती है। अब आप ऐसी सूरत के अंदर अगर शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो आप अपने आप को कहां देखते हैं? डज इट मेक सेंस? मैं क्यों मार्केट प्लेसेस को प्रेफर करता हूं? शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना गलत नहीं है, बनाएं, डेफिनेटली बनानी चाहिए, मगर उसको आपने पैरेलल में चलाना होता मार्केट प्लेस। इसको हम इस तरह से करते हैं कि Amazon, Etsy या कोई भी मार्केट प्लेस पे, eBay वगैरह पे आप सेल करते हैं, तो आपने अपनी प्रोडक्ट्स को जब आप शिप करते हैं तो आपने ये मेक श्योर करना होता है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाए या आपकी वेबसाइट को जाने। कैसे करेंगे? डिजाइन, ईमेल मार्केटिंग, आउटलुक ऑफ द स्टोर। सर शॉपिफाई से भी बना सकते हैं, Amazon पे अगर स्टोर बनाए वहां से भी बना सकते हैं। कस्टमर मार्केट प्लेस का अपनी वेबसाइट पे कैसे लेके जाएंगे? सर लैंडिंग पेज होगा, सर लैंडिंग पेज, एफिलिएट मार्केटिंग, और मैं कहूँ कम पैसे से काम हो जाएगा तो कंटेंट क्रिएशन से प्रोडक्ट के अंदर ही आपकी जो इन्वेंट्री शिप हो रही है कस्टमर्स को, उसमें एक इंसर्ट कार्ड डलता है थैंक यू का, वो बनाएं, डिजाइन करें, वो आपको मिल
जाएंगे कैनवा से, डिजाइन करें और उसमें डालें जनाब थैंक यू फॉर परचेजिंग, हियर इज योर 20% कोड, coupon code to purchase from, to make your next purchase from my website. आप कहेंगे जनाब उस मार्केट प्लेस की प्रोडक्ट पे सेल्स ही नहीं आ रही मेरे पास, तो या बहुत कम है, इतनी कम सेल्स के ऊपर मैं कैसे ट्रैफिक लेके जाऊं अपनी वेबसाइट पे? ठीक हो गया, मसला है क्या करेंगे? Amazon के ऊपर ऐसी पानी की बोतलें बेशुमार बिक रही होंगी, अन्नी ऐसी प्रोडक्ट निकाले, टूथपेस्ट बिक रहा होगा बहुत ज्यादा, या वो कोई भी चीजें बिक रही होंगी, ऐसी प्रोडक्ट्स को अब ये इस पे आपका होगा खर्चा। खर्चा कैसे होगा? क्योंकि आप इसमें कुछ भी नहीं कमाएंगे, शायद 8 आने नुकसान हो रहा हो बेचने में। आप बोलेंगे जनाब ये तो नुकसान है, क्या नुकसान करूं? तो हाँ नुकसान करें, क्योंकि अगर आप गूगल एड पे अपनी शॉपिफाई वेबसाइट का जो बिल्कुल फ्रेश है उसका एड लगाएंगे यूएस की मार्केट का, तो मिनिमम क्लिक $2.5 से $3 से शुरू होगा, वो भी डिपेंड करता है, $10 या $12 भी चला जाता है। किसी ने चलाए गूगल एडवर्ड्स? वो एक भाई कोने में बैठे हैं, वो भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। अब अगर आपको $1 का नुकसान या $1.5 का नुकसान उठाना पड़ता है एक आइटम बेचने में, लेकिन वो दिन के 50-50, 100 लोगों के पास आपकी आइटम पहुंच जाए, तो इससे अच्छी कोई बात है? कोशिश ये करनी होती है कि वो आइटम निकालें, चाहे वो ग्रोसरी की हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, लेकिन वो बहुत तेजी से बिक रही हो। आपने अपनी कस्टमर, आपने Amazon के प्लेटफॉर्म को यूज करना है ट्रैफिक लाने के लिए अपनी वेबसाइट पे। अपनी वेबसाइट चलेगी जरूर, लेकिन ये आपने इस तरह नहीं सोचना होता कि जी मैं जिंदगी भर इससे कमाऊंगा। आप जिंदगी भर पैसा नहीं कमा सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको एसेट बनाना है। क्या बनाना है? फ्लिपेबल एसेट। इससे क्या फायदा होगा कि आपने साल 2 साल इसको चलाया और आगे बेच दिया, बेचे फिर रेप्लिकेट करें, क्योंकि आप मार्केट प्लेस को टक्कर नहीं दे सकते। बड़ी सीधी सी बात है, जब क्यों किसी को टक्कर देनी है ऐसे को जिसका हमारे पास हमें पता हो कि यार इसकी मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा फायदा क्या है? तो ये मेजर इसके अंदर इशू आता है जनाब के आप इसको ये तरीके से Etsy तो आपको खुद ही कहता है जी डालें, इंसर्ट कार्ड डाल के भेजें। eBay के ऊपर भी आप कर सकते हो, कोई नहीं रोकता आपको। Amazon के ऊपर सिर्फ इशू आएगा क्योंकि आपको उसके पहले प्रेप करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप FBA कर रहे हो तो इन्वेंट्री Amazon को भेजनी पड़ती है, तो वहां पे आपको FBA के थ्रू चेंज कराना पड़ेगा। थोड़ा सा हम ग्लोबल एक्टिविटी की बात करते हैं। इसमें कहता है जनाब Etsy, ये पीछे है ना ये भाई ने